लोकसभा में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण पर संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बिल को पेश किया। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत नौकरी और शिक्षा में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% का आरक्षण देने की बात कही जा रही है। वहीं मायावती ने भी सरकार द्वारा सवर्ण को आरक्षण के प्रावधान का समर्थन किया है। मायावती ने कहा कि ये बीएसपी की बहुत पुरानी मांग है। बीएसपी ने इसके लिए संसद के अंदर और बाहर संघर्ष किया है। हालांकि मायावती ने इसे मोदी सरकार का चुनावी स्टंट भी करार दिया है। सामान्य गरीब वर्गों के लिए लोकसभा में लाए गए आरक्षण बिल पर बोलते हुए सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि वो इस आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन पिछड़े लोगों की आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण होना चाहिए। गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद गरीब सवर्णों को बीजेपी ने उनकी सुध ली है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग और SC/ST वर्ग के आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना ही सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देने की कोशिश कर रही है। वहीं उत्तराखंड के सीएम ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण पर पीएम का आभार जताया है। सीएम ने पीएम की तुलना भीमराव अंबेडकर से की और मोदी को 21वीं सदी का अंबेडकर बता दिया। उन्होंने कहा कि गरीब के बेटे ने देश के गरीबों के लिए सोचा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वर्सेस सीबीआई मामले में निदेशक आलोक वर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दबाव से बचने के लिए नियम बदले गए। वर्मा को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए था। वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का आदेश निरस्त किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि आलोक वर्मा कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें नई जांच शुरू करने का अधिकार होगा। कोर्ट ने इसके लिए विनीत नारायण केस का हवाला दिया। आलोक वर्मा पिछले 75 दिन से छुट्टी पर हैं। आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच विवाद के बाद सरकार ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया था। वहीं सीबीआई विवाद पर अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद अगला कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि छुट्टी पर भेजने का फैसला सीवीसी की सिफारिश थी। सरकार ने सीवीसी के निर्देशों का पालन किया है। लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 9 प्रस्तावों को पास किया गया, जिसमें अहम प्रस्ताव खनन को लेकर पेश किए गए। योगी सरकार ने खनन क्षेत्रों को आरक्षित करने का प्रस्ताव पेश किया। वहीं प्रदेश में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर दोहरे कर को कम करने के लिए वैट में छूट देने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा 2013 में प्रयागराज में इलाहाबाद जंक्शन पर हुए हादसे की जांच की न्यायिक रिपोर्ट को सदन में पेश करने का प्रस्ताव पास हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सपा सीबीआई जांच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि याचिका पर उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, जिसके आधार पर सीबीआई जांच हो रही है। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जांच का सामना करना चाहिए। मऊ के बिरसा मुंडा और महारानी दुर्गावती गौरव ग्राम यात्रा में शामिल होने के लिए सूबे की खनन और आबकारी मंत्री अर्चना पांडे पहुंची और कहा कि पूर्व की जो कमियां हैं वो उजागर हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पूर्व सीएम और आईएएस दोषी हैं या नहीं, ये जांच का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ताजनगरी आगरा आ रहे हैं। पीएम की सुरक्षा में सभा स्थल पर एसपीजी ने डेरा डाल दिया है। पीएम मोदी 5100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम के साथ सीएम सहित 26 वीआईपी मंच साझा करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डॉक्टरों की 7 टीमें और 2 सेफ हाउस बनाए गए हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्मोत्सव को आज उन्नाव के बदरका में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जनता को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने की दृष्टि से मैं सदैव प्रयत्नरत करूंगा और कोई भी देश इतिहास के कारण अजर अमर होते हैं। इतिहास चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि लोग उससे जुड़ चुके हैं और आज वो अमर है। पीलीभीत में जहरीला खाद्य पदार्थ से एक ही परिवार के 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हुई है। सूचना के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला जहानाबाद के बेनीपुर गांव का है।
बुलंदशहर से हरदोई जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस के परिचालक की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बदायूं में अवैध निर्माण रोकने गए लेखपाल पर एक दंपत्ति ने अचानक हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लेखपाल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। जैसे तैसे लेखपाल ने गांव के एक घर में छुपकर अपनी जान बचाई। पूरा मामला अल्लाहपुर थाना क्षेत्र के कुपरी गांव का है। गाजियाबाद में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट की टीम की थाना लोनी क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश की पहचान सौरभ पुत्र देवेंद्र थाना बीवीनगर बुलंदशहर के रूप में हुई है। घायल बदमाश पर थाना बीवीनगर बुलंदशहर में हत्या के मुकदमे में 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। पकड़ा गया कुख्यात योगेश भदौड़ा गैंग का सदस्य है और इस पर हत्या के प्रयास, गैंगरेप जैसे जघन्य केस है। मौके से एक अन्य अभियुक्त को संदीप को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। ये थाना भोजपुर गाजियाबाद का रहने वाला है। मुठभेड़ में एसटीएफ के 2 सिपाही भूपेंद्र और दीपक भी शामिल हुए। उन्नाव पुलिस पर एक युवक को किशोरी के अपहरण के मामले में उठा लिया गया। पुलिस युवक को अवैध रूप से हिरासत में रखी और उसे प्रताड़ित भी किया। अब युवक लापता है, जिसके बाद युवक की मां ने पुलिस पर पिटाई से बेटे की मौत की आशंका जताई है। पीड़ित परिजन अब सीएम से मिलकर न्याय मांगने की बात कह रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी नेवाजी पुलिस को चकमा देकर पुलिस हिरासत से भाग निकला है। सीडीआर के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई थी। फिलहाल आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गोरखपुर में विश्वविद्यालय के हॉस्टल के छात्रों ने जमकर उपद्रव किया। जहां रेलवे स्टेशन रोड के पास रेस्टोरेंट में छात्रों ने पैसे भुगतान को लेकर जमकर उपद्रव किया। इस क्रम में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और कर्मियों की पिटाई हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 उपद्रवी छात्रों को हिरासत में लिया है। बुलंदशहर में पास खड़ी 2 कारों के टायरों को चोर खोलकर टायर ले उड़े और दोनों कारों और ईंटों पर खड़ी इसे कर गए। इससे पहले भी चोर इस तरह की अंदाज में घटना को अंजाम दे चुके हैं। गोंडा में महिला को एम्बुलेंस से अस्पताल लाने के दौरान प्रसव पीड़ा हुआ, जिसके बाद महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद अस्पताल पहुंचने के बाद ही महिला की सास से बच्चे को कोई अन्य महिला लेकर रफू चक्कर हो गई। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। गोरखपुर में बेखौफ चोरों ने मोबाइल शॉप से नकदी समेत लाखों की मोबाइल चोरी की है। हैरानी की बात यह कि महज चंद कदम की दूरी पर कोतवाली थाना है। बावजूद इसके बेखौफ बदमाशों ने दुकान में घुसकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बागपत में खेखड़ा पुलिस तहसीलदार और श्रम विभाग की टीम ने एक एमबीएफ ईंट भट्टे पर छापेमारी की और मजदूरों को बंधक मुक्त कराया। 22 परिवारों के 50 से ज्यादा लोगों को टीम ने भट्टा मालिक और ठेकेदार के चंगुल से आजाद करवाया। झांसी में कड़ाके की ठंड यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। ऐसे में ट्रेनों के घंटों लेट होने और बड़ी संख्या में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को सर्दी के सितम का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों के इंतजार करने के अलावा यात्रियों को दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। पूरे देश में आज और कल ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है। देहरादून में भी तमाम श्रमिक संगठन आज गांधी पार्क में जुटे और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की। इन श्रमिक संगठनों की मांग है कि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह किया जाए। वहीं आउटसोर्स के पदों को स्थायी किया जाए। श्रमिकों की हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि बैंकों का विलय बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ बैंक बंद हो रहे हैं बल्कि नौकरी के संकट भी खड़े हो रहे हैं। जिला सहकारी बैंकों में सालों बाद जल्द ही भर्तियों का पिटारा खुल सकता है। बैंक जल्द ही करीब 450 पदों पर रिक्तियां निकालने जा रहा है। इनमें क्लर्क, जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, डीजीएम जैसे पद शामिल हैं। इनमें से कई पद ऐसे हैं जिनमें 6 से 10 साल बाद रिक्तियां निकाली जा रही हैं। जिला सहकारी बैंकों के लिए अभी तक एपेक्स बॉडी के माध्यम से भर्तियां होती थी, लेकिन तमाम तरह की शिकायतों के चलते इस बार ये भर्तियां आईबीपीएस दिल्ली के माध्यम से कराई जाने का निर्णय लिया गया है। बिजली कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल का असर राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है। देहरादून के कई इलाकों में बिजली न होने से जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जिसमें देहरादून के रायपुर, डोईवाला, सहसपुर ब्लॉक के कई इलाकों में बिजली गुल होने से अब पेयजल की समस्या भी बढ़ने लगी है। वहीं विभाग के पास कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से जनता को 2 दिनों तक इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2018 का विरोध देश के सभी बिजली कर्मचारी कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में भी बिजली कर्मी 2 दिनों के कार्य बहिष्कार पर हैं। देहरादून में मसूरी के बीच बनने वाले रोपवे के लिए 22 जनवरी को टेंडर खोले जाएंगे। करीब 5.5 किलोमीटर लंबे इस रोपवे पर 3.5 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। पहले ये टेंडर 22 दिसंबर को खोले जाने थे। क्रिसमस और नए साल के कारण टेंडर खुलने की तिथि 1 माह बढ़ा दी गई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि टेंडर प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद इस साल के आखिरी महीनों में रोपवे पर काम शुरू हो सकता है। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में डंप पड़े कूड़े को आज सुबह जिला प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ कंसेड़ गांव के निकट जल विद्युत निगम की भूमि पर डाला। इस जगह पर कूड़ा डालने का ग्रामीण पहले से ही विरोध कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा कूड़ा डालने के विरोध में कंसेड़, दिलसौड़, डांग और पोखरी गांव के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। अस्त व्यस्त कूड़ेदान और जगह जगह पड़े कूड़े के ढेर किसी भी शहर की तस्वीर को बिगाड़ के रख देते हैं, लेकिन ऋषिकेश के नगर निगम के एक कर्मचारी ने इस तस्वीर को बदलने की पहल की है और इसे खूबसूरत रूप से सजाने का प्रयास किया गया। खूबसूरत इसे बनाने की कोशिश की जा रही है। ऋषिकेश नगर निगम में तैनात सफाई इंस्पेक्टर सचिन रावत ने कूड़ेदानों को रंगोली से जोड़कर एक नया रूप दे दिया है और सबसे अपील की जा रही है कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, न कि कूड़ेदान के आगे पीछे। अम्बेडकर नगर में पंडित राम कुमार पांडे की पुण्यतिथि के मौके पर ग्रामर्षि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के गौरव बढ़ाने वाली प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। देहरादून में खेल महाकुंभ का प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खेल में भाग ले रहे खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दूसरी बार आयोजित हो रहे खेल महाकुंभ में 13 जनपदों के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। 4 आयु वर्ग के तहत ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। वहीं खेल महाकुंभ में फुटबॉल को मुख्य खेल का दर्जा दिया गया है और सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी को पुरस्कार में कार दी जाएगी।